दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में जो चैप्टर पढ़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, और इसके पहले की वीडियो में जो देख लिया और हम इस वीडियो में जो देखेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके पहले हमने देखा मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति, और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा मुद्रास्फीति का माप, मुद्रास्फीति से हानियाँ, मुद्रास्फीति का स्वरूप, मुद्रास्फीति के कारण और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। फिर हमने इसके पहले की वीडियो में और देखा था गरीबी, और गरीबी के संबंध में निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी क्या होती है देखा, गरीबी का माप, गरीबी के कारण और गरीबी निवारण के उपाय। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है, और बेरोज़गारी के अंतर्गत पढ़ेंगे बेरोज़गारी के प्रकार, बेरोज़गारी के कारण और बेरोज़गारी निवारण के उपाय। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी, या बेरोज़गारी है वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मूल्य वृद्धि और गरीबी थी वैसे ही। तो लीजिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में बेरोज़गारी, बेरोज़गारी के अंतर्गत बेरोज़गारी के प्रकार, बेरोज़गारी के कारण और बेरोज़गारी निवारण के उपाय। लीजिए, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी किसे कहते हैं पहले इसको समझना ज़रूरी होगा कि बेरोज़गारी है क्या, फिर हम बेरोज़गारी कैसे चुनौती है और उसका कैसे सामना करना है वो पढ़ेंगे। पहले बेरोज़गारी है क्या। कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य और इच्छुक हो, कार्य करने के लिए योग्य भी हो और वो उसकी इच्छा भी है कार्य करने की। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो उसकी योग्यता हो उस कार्य को करने की और उसको कार्य करने की इच्छा भी हो, लेकिन रोज़गार प्राप्त करने में वो असफल हो जाए, तो इस स्थिति को बेरोज़गारी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम बेरोज़गार किसको कहते हैं, जिसको जो काम नहीं करता था, क्या है भाई बेरोज़गार है, पर नहीं, बेरोज़गारी उसको कहेंगे जो उसमें योग्यता हो काम करने की और काम करने की इच्छा भी हो, और इसके बावजूद अगर उसको रोज़गार नहीं मिले तो फिर वो बेरोज़गार कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकी क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, जो प्रोडक्शन की क्रिया जो हो रही है उसमें लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, वह बेरोजगार है। वर्तमान में भारत युवाओं का देश है और इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा संख्या लगभग 65% लोग भारत में युवा हैं, जो कार्य शक्ति है, और अगर सरकार चाहे तो ये बहुत कुछ देश के लिए हो सकता है। विश्व लेवल पर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा भारत है वो युवाओं का देश है। फिर ये धीरे धीरे वृद्धों का देश भी हो जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी जो जाएगी वो पूरी की पूरी वृद्धों की लाइन में आ जाएगी। फिर वो उत्पादक नहीं होंगे। अभी युवा हैं, इनमें एक जोश है, एक ऊर्जा है जिससे वो कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है और वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में भी योगदान करता है। किसी के पास रोज़गार है इसका मतलब वो खुद के लिए काम कर रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत हैं। वो खुद के लिए तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने देश के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोज़गार में लगा हुआ है, तो उससे देश का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। तो जिसके पास रोज़गार है वो स्वयं के लिए भी काम कर रहा है और देश के लिए भी काम कर रहा है, और जिसके पास रोज़गार नहीं है वो स्वयं के लिए भी नहीं कर रहा है और देश के लिए भी नहीं कर रहा है। रोजगार से धन एवं अनुभव की प्राप्त होती है और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। रोजगार से जैसे खुद का परिवार का पालन पोषण होता है, देश के लिए लाभ का अंश भी जुड़ता है, इसके साथ उसको धन मिलता है, अनुभव मिलता है और कार्य की कुशलता में वृद्धि आती है। जो काम करता है उसकी कुशलता में धीरे धीरे जैसे काम करता जाएगा तो उसकी कुशलता में भी बढ़ोतरी होगी। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि खाली दिमाग, सबको पता है ना, खाली दिमाग किसका घर, हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो शैतान का घर जहाँ हुआ तो वहाँ कहीं ना कहीं वो खुद के लिए भी हानि होती है, समाज के लिए भी और देश के लिए भी हानि होती है। तो व्यक्ति को हमेशा सृजनशील रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। क्रिएटिविटी के मामले में अभी हम पढ़ रहे हैं तो कि पढ़ाई के समय के बाद भी जब भी हमको समय मिलता है तो कुछ न कुछ सृजनात्मक काम करते रहना चाहिए। हमको हमारे मस्तिष्क में खालीपन नहीं आने देना चाहिए। बेरोजगारी की व्याख्या में 3 आवश्यक तत्व हैं: श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर। अब बेरोजगारी की जो हमने एक तो व्याख्या की थी कि वो व्यक्ति योग्य है और इच्छुक है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है।
पर इसके अलावा भी 3 चीज़ें और हैं जिसको हम और पढ़ेंगे, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोज़गारी की दर। अब श्रम शक्ति क्या है, कार्य शक्ति क्या है और बेरोज़गारी की दर क्या है, इसको देख लेते हैं। श्रम शक्ति से तात्पर्य है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। समझे आप? जो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन जहाँ पर भी इसका उत्पादन हो रहा है और उन आर्थिक क्रियाओं के लिए जहाँ कहीं भी वो जो श्रम है, मजदूरी है, वो अगर वहाँ पर मिल रही है तो वो श्रम शक्ति है। अगर उनसे उस जहाँ वस्तुएं पैदा हो रही हैं, उत्पादित हो रही हैं, सेवाएं उत्पादित हो रही हैं और वहाँ उस श्रम का उपयोग नहीं हो रहा है या श्रम वहाँ काम नहीं आ रहा है, तो वो श्रम शक्ति नहीं है। ठीक है ना? व्यक्ति बैठा है, कोई उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो श्रम शक्ति नहीं है। पर हाँ, कुछ ना कुछ कर रहा है उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, तो वो श्रम शक्ति है। ठीक है? श्रम शक्ति में रोजगारशुदा और बेरोजगार दोनों शामिल हैं। जिसके पास रोजगार है वो भी, और जिसके पास रोजगार नहीं है वो सभी शामिल हैं। यानी इसको हम समझ सकते हैं कि टोटली जो जनसंख्या है वो हमारी श्रम शक्ति में आ गई। जिसके पास रोजगार है वो भी और जो बेरोजगार हैं वो भी, वो सभी श्रम शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु श्रम की आपूर्ति करती है। श्रम शक्ति जिसमें जिसके पास रोजगार है वो भी और जिसके पास रोजगार नहीं है, ये दोनों श्रम शक्ति में आ जाते हैं। तो श्रम शक्ति को हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या, जो काम कर सकती है, जो जवान हैं, जो काम में भागीदारी अपनी दे सकते हैं, वो सभी श्रम शक्ति में आ जाते हैं। कार्य शक्ति किसे कहेंगे? कार्य शक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में लगा हुआ है। अब जो श्रम शक्ति तो हमने अभी देख लिया, जितनी भी जनसंख्या है जो कार्य कर सकने में सक्षम है वो पूरी श्रम शक्ति में आ गई, और जो कार्य कर रहा है, जो रोजगार में लगा हुआ है, वही कार्य शक्ति में गिना जाएगा। तो श्रम शक्ति और कार्य शक्ति, श्रम शक्ति में सभी लोग आ गए जो कार्य कर सकने में सक्षम हैं, चाहे वो रोजगारशुदा हैं या बेरोजगार हैं, दोनों बातें। और कार्य शक्ति में वही जो रोजगार में लगे हुए हैं। तो इन दोनों में अंतर है, श्रम शक्ति और कार्य शक्ति में। अब प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अगर कार्य नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार किसे कहते हैं? जो भी मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर पर अगर कार्य करने की जो इच्छा रख रहा है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगारी दर, अभी हमने 3 चीज़ें देखी थी, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर। तो श्रम शक्ति टोटली कार्य करने में सक्षम जो लोग हैं वो सभी आ गए, रोजगार और बेरोजगार सभी। कार्य शक्ति में जिनके पास रोजगार है वो आ गए। अब बेरोजगारी दर हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है। श्रम शक्ति में सभी और बेरोजगार जिनके पास काम नहीं है, और काम नहीं है वो कैसे निकालेंगे? वो हमने कार्य शक्ति में जो लोग हैं वो इनमें से माइनस कर लेंगे। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्याओं से अनुपात है, वो बेरोजगारी दर कहलाता है। बेरोजगारी दर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो श्रम शक्ति और बेरोजगार इन दोनों का अनुपात है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा अलग अलग समय पर आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय आंकड़े जुटाने का एक संगठन है, NSSO, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े समय समय पर जुटाता है। संगठन द्वारा 2011-12 में 68वां दौर चलाया था बेरोजगारी के आंकड़े देने का, जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 और कार्य शक्ति 386 थी। अब श्रम शक्ति हमने देखा था टोटली 395 और कार्य शक्ति 386। कार्य शक्ति अभी हमने देखा ना, जो रोजगार में लगा हुआ है, तो 386, 395 में से 386 ये अनुपात था। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा अंतर नहीं है 2011-12 में 395 और 386। इस प्रकार 2011-12 में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर थी 2.3%। बहुत कम बेरोजगारी थी 2011-12 में, 2.3% थी। 2017-18 में बेरोजगारी की दर है 6.1%। तो बेरोजगारी बढ़ी है हमारे देश में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो 2011-12 में बेरोजगारी की दर 2.3% थी, अभी 2017-18 में वो बेरोजगारी की दर 6.1% आ गई है।
तो बेरोज़गारी जितनी बढ़ेगी उतनी देश को, समाज को, व्यक्ति को, सभी को हानि पहुंचती है। अर्थव्यवस्था को तो हानि पहुंचती ही है और साथ में इन सब चीज़ों के ऊपर भी हानि पहुंचती है। बेरोज़गारी के प्रकार, बेरोज़गारी कितने प्रकार की, एक बार इनके नाम पढ़ लेते हैं। मौसमी बेरोज़गारी, संरचनात्मक बेरोज़गारी, तकनीकी बेरोज़गारी, घर्षणात्मक बेरोज़गारी, चक्रीय बेरोज़गारी और छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ये बेरोज़गारी के कुल 6 प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, जिनको हम अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेरोज़गारी के प्रकार में मौसमी बेरोज़गारी। कुछ व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या मौसम में ही रोज़गार देते हैं, जैसे कृषि और कृषि आधारित उद्योग। जब खेती फल फूल रही हो तो उस समय व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा, और जब खेती नहीं हो पा रही हो तो उस समय व्यक्तियों को रोज़गार नहीं मिलेगा। यानी मौसम के अनुसार रोज़गार मिलता है और मौसम के अनुसार ही बेरोज़गारी भी आ जाती है, तो उसी को कहते हैं मौसमी बेरोज़गारी। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसाय में लगे लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है और इसी को ही मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है। जब मौसम अनुकूल नहीं होता है तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, इसी को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। अगली है संरचनात्मक बेरोज़गारी। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना भी बदलती है। ये अगर आपने ध्यान से वीडियोस देखे हों इसके आगे वाले, तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन कैसे होता है। प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीयक से तृतीय, ये जो क्षेत्र हैं वो बदलते रहते हैं समय के अनुसार। जब विकास की अवस्था बदलती है वैसे ही तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है। पहले प्राथमिक क्षेत्र की मांग, फिर द्वितीय क्षेत्र की मांग, फिर तृतीय क्षेत्र की मांग, ऐसे मांग भी बदलती रहती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है उस बेरोज़गारी को संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की मांग हुई और प्राथमिक क्षेत्र में लोग काम करने वाला ज़्यादा हैं, ओके, तब तक ठीक है। पर जैसे द्वितीय क्षेत्र की मांग बढ़ी और लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही काम करने वाले रहे, तब द्वितीय क्षेत्र में काम नहीं मिल पाएगा या नहीं कर पाएंगे, या अगर तृतीय क्षेत्र में चले गए तो कहीं ना कहीं जो संरचनात्मक बेरोज़गारी है वो इन अर्थव्यवस्था की जो संरचना बदलती रहती है उसके ऊपर डिपेंडेबल होती है। बेरोज़गारी के प्रकार में मौसमी बेरोज़गारी और संरचनात्मक बेरोज़गारी पढ़ा। आगे पढ़ रहे हैं तकनीकी बेरोज़गारी, टेक्नोलॉजी के संबंध में बेरोज़गारी। उत्पादन की तकनीक में सुधार और नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोज़गारी होती है उसे तकनीकी बेरोज़गारी कहा जाता है। जैसे जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में सुधार हो गए। जैसे नॉर्मली अपन इसको ऐसे समझें कि घड़ियाँ पहले बहुत ज़्यादा, अभी शौकियाना लोग पहनते हैं पर पहले जितने नहीं। अब जैसे मोबाइल आ गया तो कैमरे, घड़ियाँ, इनकी जो लोग काम करते थे, इन संबंध में जितनी दुकानें थी वो आपने देखा होगा अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि तकनीकी में ये आ गया कि मोबाइल आ गया और मोबाइल में कैमरा भी आ गया, मोबाइल में घड़ी भी आ गई, मोबाइल में अलार्म भी आ गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, नई मशीनें आ गई, तो उसके कारण उन क्षेत्रों में जो काम कर रहे थे, जो घड़ी के क्षेत्र में काम कर रहे थे या कैमरे के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर फिर उन लोगों के लिए बेरोज़गारी आ गई। जैसे अपने STD PCO का तो शायद कहीं देखे ही नहीं होंगे, पर एक टाइम ऐसा भी था जो STD PCO थे जो लोगों को देश विदेश में बातें करवाते थे, पर आपने अभी कहीं STD या PCO कहीं देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि अब मोबाइल आ गया और टेक्नोलॉजी में सुधार आ गया। तो ये जो बेरोज़गारी आती है तो इस बेरोज़गारी को कहते हैं तकनीकी बेरोज़गारी। अगली है घर्षणात्मक बेरोज़गारी। दो रोज़गार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोज़गारी को घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। दो रोज़गार अवधि, जैसे एक व्यक्ति ने एक कंपनी में काम कर रहा था और दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, पर उसका सही टाइम पर उसको रिज़ल्ट नहीं मिल पाया, उसके लिए 2 महीने 6 महीने लग गए। तो ये जो 2 महीने 6 महीने का समय अंतराल होता है वो घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाता है। इसके अलावा जैसे कार्य बदलने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हड़ताल जब हो गई महीने 2 महीने की, तालाबंदी हो गई, तो उससे उत्पन्न जो बेरोज़गारी होती है वो घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। इसे भिन्नात्मक बेरोज़गारी भी कहते हैं और यह अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि जैसे कार्य बदल दिया तो 2-6 महीने बाद दूसरी जगह काम पे लग जाएगा, हड़ताल ख़त्म होते ही वापस काम पे लग जाएंगे, या तालाबंदी ख़त्म होते ही वापस काम पे लग जाएंगे, इसलिए अस्थायी प्रकृति की घर्षणात्मक बेरोज़गारी होती है। चलिए अगला प्रकार है चक्रीय बेरोज़गारी का। अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव, तेज़ी या मंदी को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र किसे कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था में
उतार चढ़ाव आते हैं, कभी तेज़ी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है, तो उसको व्यापार चक्र कहते हैं। तो व्यापार चक्र में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर कम हो जाता है। जब व्यापार में मंदी की स्थिति आती है तो जितनी भी मांग है वो सब कम हो जाती है और उत्पादन और रोज़गार में भी गिरावट हो जाती है। जब कभी भी मांग में कमी हो गई तो उत्पादन कम हो जाएगा, रोज़गार में कमी आ जाएगी। इससे जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है उस बेरोज़गारी को चक्रीय बेरोज़गारी कहा जाता है। व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण, तेज़ी या मंदी के कारण रोज़गार कम हो जाते हैं तो उसको चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। अगला प्रकार है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोज़गार में संलग्न तो दिखाई देता है परंतु कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है। हमको लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, परंतु अगर उस व्यक्ति को वहाँ से हटा भी दें तो भी जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो काम कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो इसी को कहेंगे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। जहाँ पर उसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी है। यदि उस अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं आती। इसे ही छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है कि उस व्यक्ति को उस कार्य से हटा भी दें तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, तो इसे छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है। यह बेरोज़गारी अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, एक खेत पे 10 लोग काम कर रहे हैं, अब 10 की जगह 8 काम करेंगे या 5 भी काम करेंगे तो वो काम उतना ही होना है, ठीक है ना। उन लोगों को हो सकता है आधा घंटा और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए, पर अगर 10 की जगह 5 काम करें तो जो 5 हैं वो अगर वहाँ से हटा भी दिए जाएँ तो भी अगर उत्पादन वही रहेगा तो 5 हैं वो छिपी हुई बेरोज़गारी में गिने जाएंगे, जो हमको लगता है काम कर रहे हैं परंतु उत्पादन में उनका योगदान शून्य होता है। कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोज़गारी सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ, हमारा देश कृषि प्रधान भी है और विकासशील भी अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोज़गारी दोनों सर्वाधिक पाई जाती हैं। जो हमने अभी देखा था संरचनात्मक में, जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उनमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संरचना में परिवर्तन होता है, तो वो वाली बेरोज़गारी, और दूसरी छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी कृषि प्रधान और विकासशील अर्थव्यवस्था में होती है। और विकसित देशों में सामान्य रूप से चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोज़गारी होती है। चक्रीय तो हमने देखा था व्यापार चक्र में तेज़ी मंदी की वजह से, कभी मंदी आ जाती है तो बेरोज़गारी हो जाती है, फिर तेज़ी आ जाएगी तो वापस, तो ये कुछ समय के लिए होती है। तो विकसित देशों की जो बेरोज़गारी है वो चक्रीय और घर्षणात्मक होती है, जो कुछ समय की होती है। और कृषि प्रधान और विकासशील अर्थव्यवस्था की जो बेरोज़गारी है वो संरचनात्मक और छिपी हुई होती है, जो दीर्घावधि की, लंबे समय की होती है। बेरोज़गारी के कारण, और उसके कारण है रोज़गार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव, बढ़ती जनसंख्या और श्रम शक्ति, अनुपयुक्त तकनीक, कृषि का पिछड़ापन, रोज़गार विहीन आर्थिक विकास, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव, ये बेरोज़गारी के कारण हैं, जिनको एक एक करके हम देखेंगे। पहला है रोज़गार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। हमारी जो शिक्षा है अभी आजकल जो हम ले रहे हैं वो कहीं रोज़गार उन्मुख नहीं है। ऐसे हम कह सकते हैं पढ़े लिखे बाबू तैयार हो रहे हैं और इनमें कहीं ट्रेनिंग्स भी नहीं है। अभी वर्तमान में हम कहें तो 9th और 10th में ये कुछ व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी गई है, पर जिनको भी विद्यार्थी इतना गहनता से अगर अध्ययन करें तो ये आगे संभव है कि उनको रोज़गार दिला पाएँ। तो रोज़गार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होने से भी बेरोज़गारी है। भारतीय शिक्षा में रोज़गार परकता का अभाव है और व्यावहारिक उपादेयता बहुत कम है। जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसकी व्यावहारिक उपादेयता, उपयोगिता बहुत कम है। जैसे आप लोग जो हिंदी, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, ये जो भी विषय पढ़ रहे हैं, व्यावहारिकता में ये काम बहुत कम आ रहे हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि व्यावहारिक शिक्षा दी जाए, मिले। भारत में कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों का भी अभाव है और जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं जो स्किल डेवलपमेंट करें उनका भी बहुत ज़्यादा अभाव है, जिससे व्यक्तियों को कौशल नहीं मिल पाता, और कौशल नहीं मिल पाता तो वो श्रम मानव पूंजी नहीं बन पाता। प्रशिक्षण व्यक्ति को मानवीय पूंजी बनाता है और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि लाता है। तो प्रशिक्षण या कौशल लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे श्रम है वो मानवीय पूंजी बन जाए और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि आए। अगला कारण है बेरोज़गारी का बढ़ती जनसंख्या और श्रम शक्ति।
बढ़ती जनसंख्या और श्रम शक्ति में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है हमारी, और उसकी वजह से जितने भी नुकसान हो रहे हैं हमारे देश को, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। और ये जो अर्थव्यवस्था हमारी कहीं ना कहीं विकासशील है, उसके सामने ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को दूर करने के लिए जो हमारी श्रम शक्ति है या जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा, तभी जा कर के जो हमारी चुनौती है, ये चुनौती थोड़ी कम होगी। और इस चुनौती को कम करने के लिए हमको, इस पीढ़ी को कहीं ना कहीं इसमें आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक करके ही कुछ काम हो सकता है। सरकार द्वारा रोजगार हेतु कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण यह असफल हो जाती हैं। बहुत सरकारें कोशिश करती हैं, पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और फिर सरकार की योजनाएं फेल हो जाती हैं। अनुपयुक्त तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो भी इतनी उपयुक्त नहीं है। भारतीय कृषि और उद्योगों में आधुनिक तकनीक को तेज़ी से अपनाया जा रहा है। भारत के लिए यह तकनीक उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने हमारे पास लोग हैं, अगर हम इन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हमारे पास जो लोग हैं वो काम क्या करेंगे फिर? तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो उन देशों के लिए ज़रूरी है जहाँ पर लोग कम हैं, परंतु भारत में श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इन टेक्नोलॉजी के आने से लोगों को जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाता है। भारत में ऐसी तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है जो यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी उपयोग में ले सके। तो भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जानी चाहिए जिससे कि इस देश के जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो काम पे लग जाएं। नहीं तो हम इन आधुनिक टेक्नोलॉजियों को जो अगर अपनाते रहे तो फिर लोगों के पास काम ही नहीं बचेगा और लोग बेरोज़गार होते जाएंगे। तो अनुपयुक्त तकनीक जो हम ला रहे हैं आज की तारीख में, वो भी गलत है, वो भी बेरोज़गारी का एक कारण है। अतः अत्याधुनिक तकनीक भी भारत में बेरोज़गारी के लिए उत्तरदायी है। बहुत ज़्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी भारत में अभी काम की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम शक्ति मौजूद है। कृषि का पिछड़ापन, हमारे जो देश में खेती की जाती है वो खेती भी पिछड़ी हुई तकनीक से परंपरागत तरीके से की जाती है। आज भी लगभग 50% श्रम शक्ति कृषि और संबद्ध रोजगारों में रोजगार प्राप्त करती है, जबकि होना क्या चाहिए कि जो कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे बढ़ करके हमको द्वितीयक या तृतीय क्षेत्र में आना चाहिए था, परंतु नहीं आ पाए। कृषि क्षेत्र का धीमा विकास विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा है। अगला बेरोजगारी का कारण है रोजगार विहीन आर्थिक विकास। हमने आर्थिक विकास तो कर लिया पर इसमें रोजगार नहीं है। भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज़ गति से विकास किया है, परंतु इस विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक रहा है, तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक रहा है, जबकि तृतीय क्षेत्र में लोग कम काम कर रहे हैं। प्राथमिक और द्वितीयक में लोग अधिक काम कर रहे हैं, पर उसका योगदान जो हमारे देश के विकास है उसमें कम है। तो उन लोगों का जो योगदान रहना चाहिए था या उनका जो रोज़गार मिलना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिल पाया प्राथमिक और द्वितीयक में। सेवा क्षेत्र की रोजगार गहनता कृषि और उद्योगों की तुलना में कम होती है। तो कृषि और उद्योग जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग अधिक काम कर रहे हैं, परंतु उनका जो हमारा विकास में योगदान है वो कम है। और तृतीय क्षेत्र में लोग कम काम कर रहे हैं जबकि योगदान इसका बहुत अधिक है। तो यहाँ तृतीय क्षेत्र में रोजगार गहनता होनी चाहिए, रोजगार बहुत अधिक उत्पादित होने चाहिए तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। इसलिए तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का अभाव। राजनीतिक इच्छा शक्ति हमने उधर गरीबी वाले जो वीडियो थे उसमें भी देखा था, यहाँ पर भी वही राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। विकास के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन के कारण आधिक्य श्रम को व्यवस्थित नियोजन प्लानिंग के द्वारा अन्य क्षेत्रों में पाए जाने की आवश्यकता थी। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन जैसे जैसे हुए, विकास हुआ वैसे वैसे, तो श्रम को व्यवस्थित प्लानिंग के द्वारा प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में ले जाने की ज़रूरत थी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। यद्यपि बेरोजगारी निवारण के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव और रिसाव अधिक था। ये रिसाव पहले भी हमने देखा था। तो ये रिसाव और सामंजस्य का अभाव होने की वजह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और व्यवस्थित प्लानिंग के अभाव से बेरोजगारी बढ़ी है।
बेरोज़गारी निवारण के उपाय, किस तरह से बेरोज़गारी को कम किया जाए। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों से अनेक मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार कार्यक्रम चला करके गरीबी और बेरोजगारी के सह अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। पिछले 40 वर्षों से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार। मजदूरी रोजगार किनके लिए? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल श्रम कर रहे हैं। और स्वरोजगार किनके लिए? जिन्होंने श्रम के साथ कौशल को जोड़ा। तो उनको सबको ये सब कार्यक्रम चला करके गरीबी और बेरोज़गारी का सहअस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। मनरेगा, जो गाँवों में चलती है योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोज़गार देकर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोज़गारी में कमी लाई गई है। साथ ही स्वरोजगार कार्यक्रमों में शिक्षित और कुशल लोगों की बेरोज़गारी को भी कम किया गया है। स्वरोजगार के द्वारा जो शिक्षित और कुशल लोग हैं उनको उस स्वरोजगार में लगा करके उनकी बेरोज़गारी को भी कम किया है। अर्थशास्त्रियों का मत है कि बेरोज़गारी की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि संरचनात्मक और घर्षणात्मक बेरोज़गारी का अस्तित्व अवश्य बना रहता है। क्योंकि हमने देखा था ये जो घर्षणात्मक बेरोज़गारी है ये हमेशा बनी रहेगी। घर्षणात्मक तो विकसित देशों में होती ही है और संरचनात्मक ऐसे बनी रहेगी क्योंकि जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये इस तरह से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बेरोज़गारी भी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। मतलब कम हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। बेरोज़गारी निवारण के उपाय जो सरकार ने के द्वारा किए जा सकते हैं। सरकार के द्वारा निम्न उपाय अपना करके बेरोज़गारी में पर्याप्त कमी की जा सकती है। पहला है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय और न्यूनतम रिसाव हो, जिससे बेरोज़गारी में कमी आए। अगला है, शिक्षा रोजगार पर बने और युवाओं का प्रशिक्षण और कौशल विकास से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। जो शिक्षा है हमारी और जो प्रशिक्षण है वो रोज़गार परक हो कहीं न कहीं, तो जिससे जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है वो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित हो। विकास के साथ साथ कृषि से मुक्त होने वाले आधिक्य श्रम को खपाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज़ किया जाए। अब कृषि से जो प्राथमिक क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उसको द्वितीयक क्षेत्र में लगाने के लिए उद्योगों की वृद्धि दर को तेज़ किया जाए ताकि कृषि से आने वाले लोग उन द्वितीयक क्षेत्र में लग जाएं। इसके लिए मेक इन इंडिया और निवेश प्रोत्साहन उपाय उद्योगों की वृद्धि दर को तेज़ गति प्रदान करेंगे। एक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा, मेक इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन, जिससे उद्योगों में वृद्धि आएगी और उद्योगों में वृद्धि आएगी तो लोग वहाँ काम करेंगे और बेरोज़गारी में कमी आएगी। कुशल नियोजन की आवश्यकता है, अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रतिवर्ष लाखों युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं, यानी जनसंख्या में सम्मिलित हो जाते हैं। उनके लिए उचित नीति बना करके रोज़गार को सृजन करने की आवश्यकता है, रोज़गार को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह से बेरोज़गारी का निवारण किया जा सकता है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौती है उसको हम हटा सकते हैं, उस चुनौती को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा बेरोज़गारी के प्रकार, उसके कारण और बेरोज़गारी निवारण के उपाय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलें और आप लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।